डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 2 से 3 दिन में पूरी की पूरी सभी यूनिट का करा देंगे, है ना। एक एक दो यूनिट करके सभी यूनिट का करा देंगे अगले 2 से 3 दिन में, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ज़्यादा आपको लोड नहीं देंगे, है ना। कम कम करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे और इनसे बाहर नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो प्यारे साथियों, देरी नहीं करना है और स्टार्ट करना है। तो आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो भाई साहब, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मिस्र देश में रसायन शास्त्रियों को क्या कहा जाता है? तो जो मिस्र देश था उसमें रसायन शास्त्रियों को कीमियागार कहा जाता था। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? कीमियागार कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, आधुनिक रसायन के जनक किसे माने जाते हैं? आधुनिक रसायन के जनक रॉबर्ट बॉयल। देखो, हमने आपको बताया था जो प्राचीन रसायन है उसके क्या माने जाते हैं? कणाद माने जाते हैं। आधुनिक के कौन? रॉबर्ट बॉयल। और जो वास्तव में है वो कौन है? लेबोसियर है, ठीक है। अगला है 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अणुओं की संख्या कभी भी आपको निकालना पड़े, अणुओं की संख्या निकालने के लिए हमें मोल संख्या की जरूरत पड़ती है। मतलब हमें एन की जरूरत पड़ेगी। जब तक हमें एन नहीं निकलेगा जब तक हम मोल संख्या नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है एक मोल अणु परमाणु या फिर आयन, ठीक है। एक मोल अणु परमाणु या आयन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है, हमें पता है एक मोल की वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब और हमें पता ही है अणु परमाणु और आयनों की संख्या के लिए हमें मोल संख्या का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो 16 ग्राम है बेटा, इस 16 ग्राम को मोल में चेंज करना पड़ेगा। तो एन बराबर क्या होता है बेटा? W/M होता है ना, ठीक है। तो अब W देखो आपको कितना दिया है? 16 ग्राम, तो ये रख दिया हमने 16 ग्राम। अब M मतलब अणु भार, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है? ऑक्सीजन गैस क्या होती है? O2, और O2 का अणु भार कितना होता है? 1 O का 16, तो 2 O का कितना हो जाएगा? 32। मतलब 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब ये आपका 1/2 मोल आ गया है। समझ गए? 1/2 मोल आ गया ना। अब क्या करना है बेटा, ये जो 1/2 मोल आया है इसको आप सॉल्व करो। तो 1/2 इंटू आप क्या 1 मोल लिख सकते हो? बोलो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है बेटा एक मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 ये होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। तो आप 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से करेंगे तो 3, है ना, 0.011 आ जाएगा, है ना। तो 3.011 इंटू 10⁻23 ये इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्व करके भी इसको बता दिया, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है CH2। एक कार्बनिक यौगिक है जिसका मूलानुपाती क्या है? CH2 है। यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान 42 ग्राम है। यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान कितना है? 42 ग्राम। तो आपको आणविक सूत्र बताना है प्यारे साथियों। आणविक सूत्र हमें पता है, अगर आणविक सूत्र निकालना है, कौन सा सूत्र निकालना है? आणविक सूत्र निकालना है तो हमें पता है आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र इंटू एन होता है। मूलानुपाती सूत्र इंटू एन होता है, हमें एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एन कैसे निकलेगा बेटा? तो एन निकालने के लिए देखो एक फॉर्मूला है। एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। तो आणविक सूत्र और ये रहा द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र और ये रहा द्रव्यमान, ठीक है। तो बेटा आणविक सूत्र द्रव्यमान कहाँ से लाएं? तो ये बेटा जो भी आपको जो द्रव्यमान दिया रहेगा ये वाला, एक यौगिक के एक मोल का जो द्रव्यमान है वो आणविक सूत्र द्रव्यमान ही है। तो ये तो आपको 42 दिया है। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तो देखो मूलानुपाती आपको सूत्र ये दिया है, इससे आपका द्रव्यमान निकाल लो। तो C का कितना होता है? 12, और H का कितना होता है? 1 H का 1, 2 H है तो 2, तो 12 और 2 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, जो n का मान कितना आया है? 3। अब n का मान जो 3 आया है उसको आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, CH2 में गुणा कर देना है। तो 3 का गुणा जब C में करेंगे तो C3 हो जाएगा, और H2 में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है। तो ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है। अगला है
अगला है क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है एक मूलल। अब देखो मैं जो कर रहा हूँ वो करना है। एक मूलल विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक मोल विलय उपस्थित हो 1000 ग्राम विलायक में। ध्यान रखना, एक मूलल विलयन कौन सा विलयन होगा? एक मूलल विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक मोल विलय 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित होता है। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये परिभाषा। 12 ग्राम कार्बन में परमाणु में 12 ग्राम कार्बन में परमाणु की संख्या, देखो वही है बात। अब ग्राम को फिर भी मोल में बदलना है क्योंकि परमाणु की संख्या फिर आ गई, तो n बराबर फिर वही फॉर्मूला लगाना है W/m। तो ठीक है, W का मान कितना दिया बेटा? 12 है ना, और m कार्बन का भार कितना होता है? 12। ठीक है, 12 ही होता है ना, तो 12 से 12 क्या कर दो? कैंसिल कर दो, तो क्या जाएगा? 1 मोल है ना, और 1 मोल का मान कितना होता है? ये होता है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है एनटीपी पर। देखो सातादा जो लिखा है ना, सातादा, इसका मतलब होता है एनटीपी। एनटीपी पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना 22.4 लीटर किसका है? अमोनिया का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने वाला है। यदि सामान्य ताप और दाब पर दो समान आयतन के पात्र दो गैसें रखी हैं तो उनमें क्या समान होगा? देखो घनत्व समान नहीं हो सकते, घनत्व समान नहीं हो सकते, द्रव्यमान भी समान नहीं हो सकते। अच्छा, घनत्व समान क्यों नहीं हो सकता? देखो एक पात्र में मैंने भर दिया रुई और एक पात्र में मैंने भर दिया लोहा, तो रुई और लोहा का घनत्व कैसे हो जाएगा समान? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता है ना। द्रव्यमान भी समान नहीं हो सकते, रुई और लोहा का द्रव्यमान अलग अलग है। ठीक है, अब परमाणुओं की संख्या भी समान नहीं हो सकती। अब देखो रुई में कोई दूसरा परमाणु होगा और आयरन लोहा में एक ही परमाणु में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो लेकिन अणुओं की संख्या समान हो सकती है, तो ये सही होगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपको ये नहीं करना है। इसके बाद शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है? 55.6। शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है? 55.6। आई होप आप बहुत अच्छे से जो समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? देखो अगला क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सदा परिवर्तित नहीं होता। देखो परिवर्तित नहीं होता, देखो हमने रासायनिक समीकरण पढ़ा है और रासायनिक समीकरण में हमने ये पढ़ा है कि अगर संतुलित रासायनिक समीकरण है तो अभिक्रिया अभिकारक और जो उत्पाद है इनका द्रव्यमान कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन, अब ध्यान रखना मेरी बात, बहुत अच्छे सुनना। देखो एनटीपी पर 1 मोल, कितना मोल? 1 मोल गैस का आयतन होता है बेटा 22.4। 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4। अब ये 0.1 मोल है, 1 मोल नहीं है, 0.1 मोल है। तो ये 0.1 मोल है बेटा, इसको आपको 1 मोल में चेंज करना है। किसमें करना है? 1 मोल में। ठीक है, तो आपको इस 0.1 को 1 मोल में करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/10। क्या हो जाएगा? 1/10। अब जो 1/10 मोल आया है, क्या 1/10 मोल, अब ध्यान से ना, 1/10 आया है, 1/10 मोल आया है, इसको क्या हम 1/10 इंटू 1 मोल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 मोल का आयतन कितना होता है? देखो 1/10 ज्यों कहते हैं, लिखा रहने 1/10 ज्यों कहते हैं, 1 मोल का आयतन कितना होता है बेटा? 22.4। तो अब 10 से क्या कर दो? भाग लगाओ। 10 से भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.24 आ जाएगा, 2.24 आ जाएगा, 1 पॉइंट खिसक जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2.24। ठीक है, अब 10 मोल जल, अब यहाँ पर देखो मोल की वैल्यू दी है, 10 मोल जो जल है वो कितने ग्राम होगा, आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगेगा, n बराबर W/m। अब देखो n की वैल्यू दी है, n की वैल्यू कितनी दी है? 10 मोल। ठीक है, अब W आपको निकालना, और जल है तो जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो ये इधर ले जाओ, तो यहाँ ले जाएंगे तो ये 180 हो जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा? 180। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे अपन को करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन। अब देखो 7 ग्राम जो नाइट्रोजन गैस है इसका एनटीपी पर आयतन पूछा है, तो पहले आप 7 ग्राम को क्या करो? मोल में बदलो। तो बेटा 7 ग्राम को मोल में बदलेंगे तो अपन को वही लगाना पड़ेगा, n बराबर W/m। ठीक है, तो ये 7 और नाइट्रोजन गैस है तो मतलब N2 होगा, तो 1 का 14, 2 का कितना हो गया? 28। तो 7 चौके 28, तो कितना आ गया? 1/4 मोल। तो 1/4 मोल को 1/4 इंटू 1 मोल लिख सकते हैं ना। अब देखो आयतन पूछा है तो 22.4, अणुओं की संख्या पूछी है तो 6.023 × 10⁻23। ठीक है, तो 1/4 इंटू हमने क्या लिखा? इसको 1 मोल लिखा। ठीक है, तो 1/4 1 मोल का आयतन कितना है? 22.4।
4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो 5.6 आ गया। कितना आ गया? 5.6 आ गया। तो इसका सही आंसर है 5.6 लीटर। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एक सेकंड, ये एक समीकरण है, तो ये जो समीकरण है जानकारी प्राप्त नहीं होती, मतलब ये जो समीकरण से किसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती? देखो सुनो, अभिकारक या उत्पाद की भौतिक अवस्था की, तो भौतिक अवस्था की तो जानकारी प्राप्त है, क्योंकि नीचे लिखा है, देखो एस लिखा है, मतलब ये जिंक सॉलिड है, ये HCl है, लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो ये तो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। अभिकारक उत्पाद की सांद्रता की, है ना, तो सांद्रता भी भाई भौतिक अवस्था है कि भाई ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। ठीक है। अभिकारक में होने वाली ऊष्मा परिवर्तन की, तो बिल्कुल ऊष्मा परिवर्तन अभिक्रिया की दिशा की जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्यारे साथियों हमें प्राप्त क्या नहीं हो रहा है? हमें ये प्राप्त हो रहा है अभिक्रिया की ऊष्मा परिवर्तन, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है अणुओं की अधिकतम संख्या होगी, अणुओं की जो अधिकतम संख्या होगी 54 ग्राम होगी, 28 ग्राम होगी, 46 ग्राम होगी, क्या होगी? ये आपको बताना है। ठीक है। ये आपको बताना है। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी बेटा? 54 ग्राम होगी। ठीक है। 54 ग्राम होगी। तो जल का मूलक द्रव्यमान कितना होता है? जल का मूलक द्रव्यमान मतलब अणुभार, जो जल का मूलक द्रव्यमान मतलब अणुभार, मतलब H2O का अणुभार, तो H2O का अणुभार कितना होता है? 18 होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप इन चीज़ों को जो मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है। तो इसके बाद प्यारे साथियों हमें क्या करना है? हमें करना है सही जोड़ियाँ। देखो हम आपको वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, है ना, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से बोला है NTP पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन, बिल्कुल आपको पता है 22.4 है। ठीक है। बाकी जोड़ियाँ भी मिली हैं। ठीक है। आणविक सूत्र है मूलानुपाती सूत्र × N, ये हम पढ़ चुके हैं। बिलाई के 1 किलो में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता, ये भी आपको पता है। ठीक है। आधुनिक रसायन के जो कौन है वो रॉबर्ट बॉयल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो मोलरता है उसका मात्रक है मोल पर लीटर। अब तो प्यारे साथियों फिर अगर देखें हम तो भाई जो है ना तापमान है, तापमान को केल्विन से मिलाएंगे, है ना। अगर भार देखें तो भार का जो है ना, जो भार को किससे मिलाएंगे भाई? भार को न्यूटन से मिलाएंगे। ठीक है। तो किससे मिला देंगे? ऐसे करके हमें इनको मिलाना है। ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट सही जोड़ियां हैं भाई, यहाँ पर वैज्ञानिक ही हैं टोटल, है ना। जैसे बोला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो है ना, ये लेबोजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। फिर निश्चित या स्थिर अनुपात, निश्चित या फिर स्थिर अनुपात, तो वो प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है। फिर गुणित अनुपात की बात करें तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है ना, अब ये 4 वाला है ना, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर ने दिया था। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। और घनत्व का मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है हम आपको बता रहे हैं, जो चीजें हमने आपको इतनी बताई हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। फिर आपको क्या करना है? सार्थक अंक थोड़ा सा कंप्लीट करना है। क्या करना है बेटा? सार्थक अंक। भाई जैसे सार्थक अंक है ना, जैसे इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैंने आपसे बताए हैं, जो मैंने आपसे बात की है, इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है। जैसे इसमें अगर देखें, है ना, एक सेकंड, अगर हम इसमें देखेंगे भाई इसमें कितने सार्थक अंक है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 3 ही है ना, क्योंकि दशमलव के बाद जो शून्य अंक, जो नॉन शून्य अंक होता है, मतलब अशून्य अंक होता है, उसके पहले 0 काउंट नहीं होते, तो आपके जी काउंट होंगे, है ना। तो ये सार्थक अंक वाले जो है ना पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। अब इतना हो गया। इसके बाद हमें कुछ और चीज बताना है। देखो उसको कुछ और चीज में क्या आपको पढ़ना है भाई? 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर? देखो आपको अगर बोले तो भाई एक जो डेसीमीटर होता है उसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 10 सेंटीमीटर होते हैं। बट 1 डेसीमीटर क्यूब की बात की है तो देखो 1 में 10 होते हैं, मतलब 3 डेसीमीटर की बात की है तो 1 में 10 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे? 1000 होंगे। कितने होंगे? 1000 होंगे। 3 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है। ये कर लेना। ठीक है। फिर अपन को क्या करना है? देखो द्रव्यमान संरक्षण ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर आपको देखो ये करना है। फिर एक सेकंड, हाँ, फिर आपको पढ़ना क्या है बेटा? एवोग्रेडो संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है। एवोग्रेडो संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा? एवोग्राम होता है। क्या होता है? ये वाला 5वां। ठीक है। एवोग्राम होता है। क्या होता है? एवोग्राम। ये कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? ठीक है। एसिटिक, देखो मूलानुपाती सूत्र है एसिटिक अम्ल का। मूलानुपाती सूत्र देखो, एसिटिक अम्ल ये होता है CH3COOH, CH3COOH होता है। अब इसका मूलानुपाती सूत्र निकालना बेटा। एक सेकंड में पूरा अच्छे से क्लियर करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है। एक सेकंड, है ना।
तो देखो एक सेकंड इसको हटा देते हैं। देखो अब आपसे अब क्या बोला है, एसिटिक अम्ल CH3COOH का मूल अनुपात सूत्र। तो देखो C कितने हैं बेटा 2, H कितने हैं बेटा 4। देखो C एक इधर 2, H कितने हैं 3 इधर 1 इधर 4, और O कितने हैं 2। तो अब इसको सॉल्व करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1 2 1 आया। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, C1 H2 और O1 ये आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको जो है ना मूलानुपाती सूत्र भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ से मूलानुपाती सूत्र हो जाएंगे। तो भाई मैं जितना बोला है मैंने उतना आपको कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो और बाकी मेरी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको ऑब्जेक्ट कराए ना उनमें सब कराता हूँ, इतने आपको ऑब्जेक्ट लगभग कंप्लीट कर लेने, ठीक है ना भाई। आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चैप्टर 1 के हमने जो ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म किए। अब हम आपको चैप्टर 2 के 3 के सारे चैप्टर के जो है ना सीरियली लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।